अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का हिस्सा दें। मैं काफ़ी देर वहीं लेटा दुश्मन की चहल पहल देखता रहा। उस्ताद सादक की शहादत के बाद वो कुछ बेफिक्र से हो गए थे। इनकी बातें सुनकर पता चल रहा था कि उस्ताद सादक की शहीद करने वाले इनकी कमांडो प्लाटून के जवान थे, लेकिन इससे पहले कि इनके 5 आदमी को उस्ताद सादक निशाना बनाकर कामयाब हो गए थे, जिनमें से 4 आदमी हलाक हो चुके थे, जबकि गोली 5वें आदमी के सर से रगड़ खाती हुई निकल गई थी। मज़ीद कुछ देर बाद पड़ा रहने के बाद दोबारा चल पड़ा। अगर उस्ताद सादक ने मेरे पास स्नाइपर राइफल की गोलियां रहने दी होती तो शायद मैं कहीं को निशाना बना सकता था, मगर पिस्टल से तो स्नाइपिंग नहीं की जा सकती। गो इसकी तरह जिंदा बच जाने के इम्कान 0% भी न रहते, मगर जज्बाती कैफियत में मुबतला होने के बाद फ़ायदा नुकसान का होश किसको रहता है। चश्मे तक मैं बगैर किसी मुठभेड़ के पहुंच गया था। खूब सैर होकर पानी पीने के बाद मैंने वाटर बोतलें भरकर स्मॉल पैक में रख ली और फिर वहीं से फरलांग पर के फासले पर मौजूद झाड़ियों के एक झुंड की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा वहीं रात गुजारने का था, क्योंकि आज के दिन हमारी तलाश में सरकट टरपूस ने वापस अपनी अपनी जगह जाना था। इनकी नकल हरकत के दौरान मेरा एक जगह रुकने बेहतर था, क्योंकि किसी भी पार्टी से इत्तफाकन मुठभेड़ एक नया महाग खोल देती। झाड़ियाँ काफ़ी घनी थीं, वहाँ से चश्मे की जगह साफ नज़र आ रही थी। दिल डलने को था जब चश्मे पर चंद आदमी पानी भरते दिखाई दिए। वो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक सख्त इब्तलाक के बाद उन्हें ज़हनी सुकून हासिल हुआ था। उन्होंने एक ख़तरनाक दुश्मन से खलासी पाई थी, ऐसा शफाक दुश्मन जिसने इनकी दर्जन भर साथी हलाक कर दिए थे। मैं बस खाली नज़रों से इन्हें चहल करते देख रहा था। चश्मे के पानी से हाथ मुंह धोने के बाद वो एक मरतबा फिर अपने रास्ते हो लिए। सैर होकर पानी पीने के बाद मेरी भूख भी उबड़ आई थी। मैं स्मॉल पैक से बिस्किट निकाल कर खाने लगा। उस्ताद सादक ने अपनी खुराक भी मेरे पैक में डाल दी थी। अपने मुकद्दर का रिस्क मेरे हवाले करते हुए इसे ज़रा बार भी झिझक महसूस न हुई थी। इसने मरने का फ़ैसला कर लिया था, मगर अपनी आखिरी गुफ्तगू में इसने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया था कि मुझे इसके इरादे की बाबत मालूम होता। यकीनन ये फ़ैसला उसने बहुत पहले कर लिया था। इस वक्त जब मैंने इसकी बात मानने के बजाय इसके साथ रहने का फ़ैसला कर लिया था, अपने उस्ताद हाशिम की कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ अपनी मौत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना था। दौरान ट्रेनिंग इसने बहुत अपने कई तजर्बात हमारे गोश गुजारे थे, मगर अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या इसने ऐसे हालात में सुनाया था कि जब वो खुद अपने उस्ताद की राह पर चलने का इरादा कर चुका था। वो रात मैंने उन्हीं झाड़ियों में उस्ताद सादक की याद से लड़ते गुजारी। सुबह सादक के करीब मैं अपनी कैंपेन गाह से निकला और चश्मे की तरफ बढ़ गया। क्या पता रास्ते में पानी मिलना भी था या नहीं। मैंने वाटर बोतल में रात के वक्त होने वाली कमी पूरा कर की और अपने रास्ते हो लिया। फ्रिक्वेंसी बदल कर मैंने भी गन सुनने की कोशिश की, मगर कोई ऐसी बात सुनने में नाकाम रहा जो मुझे एहतियात पर मजबूर कर सकती। एक दो जगह पर जिन रोज़मर्रा की आम गुफ्तगू सुनाई दी। 2-3 पोस्टों से लाली सेक्टर बेस को सुबह के वक्त सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। वापसी के लिए मैंने पहले वाले रास्ता इस्तेमाल नहीं करना था। लाली सेक्टर के बेस के नीचे पहुंचकर मैं जुनूब की सीमा सीधा निकलता चला गया। नाला बूर करके जंगल में घुसने की कोशिश मैंने नहीं की थी। सूरज का तुलू होने तक मैं लाली सेक्टर बेस से तकरीबन 2 किलोमीटर के आगे निकल गया था। रोशनी होने के साथ मेरी रफ्तार रास्ता हो गई। मैं पूरी तरह कैमोफ्लेज था। गैली सूट ने मुझे झाड़ियों का हिस्सा बनाया हुआ था। आगे जाकर नाला तंग हो गया। मेरी दाहिनी जानिब पहाड़ी सिलसिला था, जबकि बाहिनी तरफ जंगल था और दरख्तों के अख्ताम पर सीधी कड़ी चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। दाहिनी जानिब दरख्तों की तादाद बतदरीज कम होती जा रही थी। मैं नाला अबूर करके जंगल में घुस गया। आगे जाकर नाला गर्बी जानिब मुड़ गया था।
اس نالے میں بس اکا دکا درخت تھے اور وہیں میرے واپسی کا راستہ بھی تھا۔ دوربین نکال کر میں نے دور دراز ایک بات کا غور جائزہ لیا، مگر کسی قسم کی حرکت نظر نہ آئی۔ نقشہ کھول کر میں نے ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کی جگہ کو بغور دیکھا۔ اسی نالے میں آگے جا کر دشمن کی ایک پوسٹ تھی جس کا نام صدارتی پوسٹ تھا۔ وہیں پر ان کے 15 سے 20 آدمی موجود تھے۔ مذکور پوسٹ سے دائیں و بائیں جانب 2-4 کلومیٹر کے وقفے پر 2 اور پوسٹیں تھیں۔ وہاں بھی ان کی نفری 10 کا حصہ عبور کر جاتی تھی۔ مجھے صدارتی پوسٹ سے دائیں جانب کا راستہ اختیار کرنا تھا اور گجر پوسٹ کے قریب سے پھر غربی سمت مڑ کر دشمن کی آخری پوسٹ لیفٹ ترکیہ کی ذمہ داری کے علاقے سے گزر کر میرے سامنے پاکستان کی پہلی پوسٹ رنگ کنٹور جانا تھا۔ میں نے آتے وقت دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس وقت ہمارے بارڈر پار کرانے کے لیے ایک رہبر بھی آیا تھا جو ہمارے بارڈر پار کرتے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اب واپسی کے سفر میں اکیلا تھا اور اپنا راستہ مجھے خود ڈھونڈنا تھا۔ نقشہ واپس سنبھال پیک میں رکھ کر میں اللہ پاک کا بابرکت نام لے کر غربی نالے میں گھس گیا۔ گو وہاں جدھر جدھر درخت تھے مگر راستے میں بڑے بڑے پتھر بھی کثیر تعداد میں موجود تھے جو چھپنے میں مدد دے سکتے تھے۔ میں رکے بغیر چلتا رہا۔ البتہ صدارتی پوسٹ کے علاقے کو میں رات کے اندھیرے میں ہی عبور کر سکتا تھا۔ پوسٹ سے کلومیٹر بھر پہلے ایک مناسب مقام پر رک کر میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والی رات کو چونکہ مجھے بقیہ تمام راستہ طے کرنا تھا، اس لیے کھا پی کر میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ میرے دیکھے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سرشام میں ہی میں اپنی کیمپین گاہ سے نکلا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب پوسٹ پر موجود سنتری اپنے اتنے چوکنا نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تو یہ وقت شام کے کھانے کا ہوتا ہے اور دوسرا ڈیوٹی وغیرہ کی تبدیلی اور رات کے انتظامی امور میں بھی لوگ مصروف ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے 20 کلومیٹر کے قریب فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس لیے سرشام ہی سفر شروع کرتا تو پہاڑی علاقے کا یہ فاصلہ طے ہو سکتا تھا۔ میں بڑے پتھروں اور راستے میں آنے والے عقادار درختوں کی آڑ لے کر چلتا رہا۔ صدارتی پوسٹ کے قریب علاقے کو عبور کرتے ہی میری رفتار تھوڑی تیز ہو گئی تھی۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد میں گجر پوسٹ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہاں سے نالا سیدھا آگے نکلتا چلا گیا جبکہ میں غربی سمت کو مڑ گیا۔ آگے چڑھائی تھی، میری رفتار کافی سست ہو گئی۔ آکسیجن کی کمی کے باعث اس علاقے میں تیز رفتار سے حرکت کرنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب بندہ چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ رات 2 بجے کے قریب میں دشمن کی آخری پوسٹ لیفٹ ترکیہ کی حدود میں پہنچ گیا تھا۔ وہ علاقہ خطرناک تھا کیونکہ اس پوسٹ پر جو دشمن کے بالکل سامنے ہو، اس پر ڈیوٹی والے سپاہی بہت چوکس ہوتے ہیں، اور ہندو تو اس معاملے میں یوں بھی بہت ڈرپوک ہیں۔ ڈر کی وجہ سے ان کے ڈیوٹی پر موجود جوان سست نہیں ہو پاتا، جبکہ پاک آرمی کے جوان دلیری کی وجہ سے عموماً بے پرواہ ہوتے ہیں۔ میں ڈھلوان عبور کر کے نسبتاً اونچائی پر پہنچ گیا۔ نقشے کے مطابق لیفٹ ترکیہ پوسٹ وہاں سے 200 گز آگے تھی۔ سنبھال پیک سے نائٹ ویژن سائٹ نکال کر میں نے آنکھوں سے لگائی، مگر اتنے فاصلے سے صرف پوسٹ کی حد و حال ہی دیکھ سکتا اور نقل و حرکت مجھے دکھائی نہ دی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اس مرتبہ بقدر 100 گجر پوسٹ سے پہلے رکا اور ایک پتھر کی آڑ لے کر پوسٹ کا جائزہ لینے لگا۔ پاکستان کی طرف وہ پوسٹ ڈھلان کی آڑ میں بنائی گئی تھی اور رہائشی علاقے کو پاکستان کی طرف سے دیکھا جانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ سنتریوں کی نگرانی کے لیے جو مورچے بنائے گئے تھے وہ بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ نائٹ سائٹ سے میں نے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا۔ پوسٹ کے علاقے کو عبور کرنے کے بعد ایک نالا شروع ہو رہا تھا، مگر اس نالے میں سفر کرنا اس لیے بھی مدہوش تھا کہ ایسے راستوں میں دشمن نے بارودی سرنگیں لگائی ہوتی ہیں۔ گو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا قدم بارودی سرنگ پر پڑے، لیکن ایسی جگہوں پر خطرہ مول لینا بھی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی مزدوری کو ناگوارا کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو بارودی سرنگ انسان کی جان بھی لے لیتی ہے۔ ایک بار میری آنکھوں کے سامنے ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا تھا۔ وہ بیچارہ غلطی سے اپنی فوج کی لگائے ہوئی بارودی خطے میں گھس گیا تھا۔
और इसकी बदकिस्मती कि जैसे ही इसके पाँव के नीचे बारूदी सुरंग फटी, वो उछल कर पीछे गिरा और अगली बारूदी सुरंग ऐन इस जगह पर फटी जहां इसका सर जोर से ज़मीन से टकराया था, और बाद में बड़ी मुश्किल से इसकी लाश को वहां से निकाला था। सारी सूरत हाल का जायज़ा लेकर जो लहमा अमल मुझे सोचा वो यही था कि मैं इस पोस्ट को बाईपास नहीं कर सकता था। पोस्ट के दाहिनी जानब जो चढ़ाई थी उन्हीं को पमा के सामान के बगैर अबूर करना नामुमकिन था। कोई और रास्ता इख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता और दुश्मन के इलाके में यूं आज़ादाना हरकत मुझे फंसा सकती थी। आखिर एक फ़ैसले पर पहुंचकर मैं खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। मनसूबा बनाते ही मैं एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों को ताड़ने लगा। 2:30 बजने में चंद मिनट ही रहते थे और मुझे उम्मीद थी कि संतरियों की बदली आने वाली है। 2:30 मेरी घड़ी बजा रही थी। इंडिया का टाइम चूँकि हमसे निस्फ घंटा आगे है, इसलिए इनकी घड़ियों में लाजमन 3 बजने वाले थे। क्यों ना बाकायदा ये है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को हर 2 घंटे बाद बदली होती है, और चूँकि ऐसी हसास पोस्टों पर बैक वक्त वो संतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकात कार इस तरह बांटे जाते हैं कि एक की ड्यूटी अगर 5 से 7 तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि दोनों संतरी इकट्ठे ना जाके और दोनों की नींद की ज़्यादती की वजह से सुस्त हो, जबकि 1 घंटे के फ़र्क के साथ उठने की वजह से जब नया संतरी जागता है तो दूसरा मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चौकन्ना हो गया होता है। जल्द ही मुझे अपने अंदाज़ा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाईं तरफ मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन इसे रहायशी इलाके में मौजूद संतरी ने जगाया था। दूसरे संतरी की वापसी तक एक संतरी कमरे से बाहर बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया बैक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे, जबकि वापस आने वाले संतरी रहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे घुसने लगा। मेरे दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था। वो जिस वक्त मैं आया था कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज़ सुनाई न दी थी। इसके बावजूद मेरे दिल में खदशा मौजूद था। मैं आस्तगी से आगे बढ़ता रहा। नाइट विजन साइड मेरी आंखों के सामने बंधी हुई थी। संतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभी वो सर घुमा कर अतराफ का जायजा ले लेता। एक दो बार इसने टार्च चला कर भी अपने चौकन्नपन को जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टार्च की रोशनी इसने नाले वाली सिमत में फेंकी थी। इसके बावजूद मैं ज़मीन से चिमट कर लेट गया था। लेकिन वो अकबी संतरी था और ज़्यादा जिम्मेदारी सामने वाले संतरियों की होती है, इसलिए मैं चौकन्नापन महफूज था, जो कि सामने वाले संतरियों का हादसा होता है। मैं क्रॉलिंग करने के बजाय बैठे बैठे इस जानब बढ़ रहा था, क्योंकि वो पथरीला इलाका था। इसलिए क्रॉलिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बड़ी बुरी तरह चिपने थे, और दूसरे पत्थरों पर रेलिंग की वजह से शोर भी पैदा हो सकता, जो संतरी को चुकन्ना कर देता। अब संतरी से मेरा फासला 10 गज के कदर रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से तैयार करके हाथों में पकड़ ली। पिस्टल हाथ में लेकर मैंने संतरी के मुड़ने का इंतज़ार करने लगा। जैसे वो मुड़ा, मैं खड़ा होकर बकदरे इसके पीछे चलने लगा, और जब मैं बिल्कुल इसके करीब पहुंच गया था तब इसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। इसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर मैं एकदम इसके साथ लिपटते हुए इसके मुंह पर हाथ रख लिया। इसने तड़प कर मुझसे खुद से झुटकाने की चाहा, मगर इस वक्त तक मैं इसके पिस्टल की कनपट्टी से लगाकर ट्रिगर दबा चुका था। हल्की सी टक हुई और इसकी खोपड़ी में रोशनदान खुल गया और उसका फड़फड़ाता बदन साकत होने लगा। मैंने इसे आस्था से ज़मीन पर लटा दिया। पहला मरहला बखूबी मुकम्मल हो गया था। मैंने वक्त देखा तो 3:20 थे। गोया अगले संतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से कैली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से टार्च उतार कर फेंक चादर उतार ली, और इसके पास पड़ी टार्च भी मैंने उठाकर अपने पास रख ली थी। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल से साथ बाईं तरफ मोर्चे की तरफ बढ़ गया।
नाइट विजन साइड मैंने दोबारा स्मॉल पैक में डाल ली थी। चद्दर मैंने इस तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तू आ गया है दिलजीत। यूं ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर मौजूद संतरी बेसब्री से मुस्तफसार हुआ। 2 घंटे इस सर्दी में जाकर यकीनन वो गर्म रज़ाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टार्च चलाकर इसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। इसने चेहरा साइड पर करते हुए कहा, यार इसे तो ऑफ कर। और ये आखिरी अल्फाज थे जो इसके होंठों से अदा हुए थे। क्लाक पिस्टल की मिसाइल से निकलने वाली चंद ग्राम शीशे ने इसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहरा कर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर गई थी। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर हुआ था। थोड़ा ज़ोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाओ, साथ वाले मोर्चे में ज़ाहिर अंदाज में पुकारा गया। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज के करीब फासला था। इसके बावजूद इसे राइफल के नीचे गिरने का शोर सुनाई दिया गया। मैं इसकी बात को जवाब दिए बगैर बाहर निकला और सरात से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ गया। इसने आवाज़ बुलंद पूछा, हैर तो है ना? यकीनन इसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इस मर्तबा भी मैं खामोश रहा। वही जवाब तो दो, इसने झुंझलाते हुए बाहर झांका और इस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है, कहते हो। मैंने टॉर्च इसकी रोशन करके इसकी खोपड़ी खोल चौंक दी। इसने थोड़ा झांक कर बाहर निकला था। गोली लगते ही मुंह के बल गिर गया, इस तरह कि इसका बाईं धड़ मोर्चे के बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे पर थी। मैं इसके जिस्म पर पाँव रख कर अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च रोशन करके मैंने जायज़ा लिया। 2 G2 राइफल, एक क्लाशनकोव और माइनूट वर्कर्स गन नज़र आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले हॉल में मुझे थर्मल साइड विजन दिखाई दी। इसे ऑन करके मैं बाहर निकल आया। वहाँ से मेरी अपनी पोस्ट करीबन 400 मीटर के फासले पर थी, लेकिन यह हवाई सफ़र था, वरना लेफ्ट टर्किया से हमारी पोस्ट रिंग कंटोर पर जाने के लिए एक ढलवान अबूर करना होती है, जिसके बाद से ये फासला 1000 मीटर के करीब बन जाता है। रिंग कंटोरिया मुझे पाक फौज के दिलेर जवान टहलता हुआ नज़र आ रहा था। थर्मल में साइड विजन से खसूसन ये दूरबीन की तरह काफ़ी दूर तक दिखाई मुहैया करती है। इसका अंदाज़ा नज़र ब्लैक एंड वाइट होता है, जिसमें हर जानदार काले या सफ़ेद रंग में दिखाई देते हैं। वहाँ मज़ीद रुके रहना वक्त ज़ाया का था। थर्मल साइड विजन गले में लटका कर मैं लेफ्ट टर्किया के सामने वाले ढलवान उतरने लगा। उतराई काफ़ी सख्त थी, चूँकि रास्ता बनाया नहीं था, इसलिए अंधेरे में गिरने का भी खदशा था। और वहीं हुआ। टार्च चलाए मुझे मालूम था कि पाक फौज के जवान फ़ौरन इस तरफ तो जो हो जाएंगे। वही हुआ। टार्च चलाए मुझे चंद सेकंड ही हुए थे कि रिंग कटोरिया की जानिब से टार्च का इशारा आने लगा, गोया वो आने वाले को मुतबा कर रहा था। जवाबन मैंने भी टार्च का रुख इसकी जानिब करके 2-3 दफ़ा इशारा दिया, इसे पता चल जाए कि मैं बेखबरी में नहीं आ रहा। नीचे उतर कर 100 मीटर के करीब हमवार मैदान सा था, जहाँ बारूदी सरंग कतें बिछाकर कांटेदार तार से इसकी हदबंदी की ज़ाहिर कर रही थी। जनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी मुल्क इस पर जब सरंगी कतई लगाई जाती हैं तो ऐसे कानूनन ऐसे कांटेदार तार से ज़ाहिर करना पड़ता है, लेकिन हिंदू बना नीची ज़ात का मालक है, इसे ऐसे असूल ज़ाबत की क्या परवाह। भारतीय आर्मी पहाड़ी इलाकों में हदबंदी के अलावा भी बहुत सी जगहों पर बारूदी सुरंगें बचा कर रखती है, जिसकी जद में अमूमन सिविल लोग और जानवर वगैरह आ जाते हैं। वह बारूदी कता अबूर करने के लिए मुझे चंद 100 गज का फासला काटना पड़ा। बारूदी कते की बाईं तरफ हदबंदी के साथ कुदरती तौर पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, जहाँ
बारूदी सुरंग लगाना मुमकिन नहीं था। मैं उन्हीं पत्थरों पर चलकर आगे बढ़ता गया। बारूदी कत्ते के सामने कुछ तार जैसे कंट्रोल वायर कहते हैं लगाई हुई थी। स्मॉल पैक से वायर कटर निकाल कर मैंने तार को काटा, रास्ता बनाया और आगे बढ़ गया। टार्च बजाने की कोशिश मैंने नहीं की थी। रिंग कंट्रोल पर इस वक्त 2 टार्चों की रोशनी नजर आ रही थी। यकीनन संतरी ने गार्ड कमांड को भी इतला कर दी थी। इस अपनी तरफ के रुकावटों को अबूर करने के बाद मैं रिंग कंट्रोल से 50 मीटर के फासले पर था जब मुझे ज़ोरदार अंदाज में रोक पकड़ा गया। मैं संतरी के हुक्म पर बामूजब रुक गया, हाथ ऊपर, और इसने अगला हुक्म दिया और मुझे तामील करना बनी। ताली बजाओ। इसने यकीनन मेरे हाथ के खाली होने का यकीन करना था। बादल। मेरे ताली बजाते ही इसने कहा, और ये इस दिन का पासवर्ड था। मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे पासवर्ड मालूम नहीं था। 3 इस मर्तबा इसने फिगर पूछा था, मगर मुझे इस रात का फिगर पता नहीं था, तो मैं मतलूबा फिगर दोहरा देता। मगर मुश्तमिल मसलन बादल हो तो लौटा और पहरे पर मौजूद संतरी आने वाले के साथ सामने रात का नाम पहला इसम बोलता है और आने वाले को इसके जवाब में दूसरा नाम बताना पड़ता है। इसके अलावा हर रात के लिए एक फ़िगर भी मुकर्रर किया जाता है। मसलन अगर 7 फ़िगर मुकर्रर किया गया है तो संतरी 7 से कम कोई भी अदद बोलकर आने वाले को अदद मुकम्मल करने की दावत देता है। और अब अगर संतरी 3 कहता है तो आने वाला 4 कहकर अदद मुकम्मल करना पड़ता है। कौन है? इस दफ़ा इसने बराह रास्त मेरा तारफ़ मांगा। ज़ीशान, मैं इत्मीनान से बोला। पहचाना नहीं? करीब तो आने दो यार, तारफ़ भी करवा देता हूँ। मैं खड़े खड़े थक गया था। इसी हालत में आगे बढ़ो, और उसे इत्मीनान को देख कर कहना पड़ गया, और मैं हाथ सर से बांध कर कि आगे बढ़ गया। खुद से 2 मीटर दूर इसने मुझे दोबारा रोका और इसके साथ खड़ा दूसरा आदमी खुद ब खुद आगे बढ़कर माहिराना अंदाज में मेरी तलाशी लेने लगा। मेरे कंधे पर लटकी स्नाइपर राइफल उतार कर इसने साइड पर रखी। मेरा स्मॉल पैक, थर्मल साइड विजन और मेरी जेबों में मौजूद तमाम सामान उसने अपने कब्जे में ले लिया। हाथ नीचे कर सकता हूँ? तलाशी लेने वाले के दौर होते हुए मैं पूछा। कर लो, मुझे निशाने पर रखने वाला नरम लहजे में बोला। शुक्रिया कहकर मैंने हाथ नीचे कर लिया और अंदाज़न बैठ कर बात करें। ये अल्फाज इसके होंठों पर थे कि लेफ्ट टर्की अपोज की तरफ से टार्चों की रोशनी जाने लगी। इसके साथ ही फायरिंग की आवाज़ ने माहौल गूंज उठा। मैंने कहा, संतरियों को आड़ में ले लो, मगर मेरा ये कहना बेफ़ायदा था क्योंकि फायर की आवाज़ सुनते ही संतरी मोर्चे में हो गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे क्लाशनकोव जद पर लेने वाले कोर गार्ड कमांडर था और मुझे साथ लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वो पोस्ट कमांडर का कमरा था क्योंकि अंदर दाखिल होते ही गार्ड कमांडर ने सल्यूट किया था। अंदर लैंप रोशन था। पोस्ट कमांडर ने गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लेकर मुझे बैठने का इशारा दिया। उस्ताद अकरम, चाय पानी का बंदोबस्त करो। वो मुझे साथ लाने वाले को मुखातब हुआ और वो जी सर कहकर बाहर निकल गए। जी, इसने मुख्तसर कहते हुए मुझे तारफ़ चाहा और मैं उसे तफसील से अपने बारे में बताने लगा। मेरे बात ख़त्म होने तक चाय और हलवा आ गया था। मैं बेतकल्लफ हलवे को चढ़ गया, जबकि पोस्ट कमांडर लाइन टेलीफोन पर अपने प्लाटून हेडक्वार्टर मेरे बारे में तफसील बताने लगा। घंटे डेढ़ के अंदर मेरी शनाख्त की तस्दीक हो गई थी। पोस्ट कमांडर ने मुझे थपका से गले से लगाकर मेरी पीठ थपकी और अपने ही कमरे में मेरा बिस्तर लगवाकर मुझे आराम करने का हुक्म कहकर खुद बाहर निकल गया। लेफ्ट टर्किया की तरफ से वक्फे से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। यकीनन उन्हें अपने 3 आदमी की हलाकत हजम नहीं हो रही थी। मैं बेफिक्र होकर बिस्तर में घुस गया और अब मैं आराम से मैं अपनों में हूँ, और बिस्तर में घुस गया कि मैं अपनों में था।